नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच.एल. सैनी और टेक्निकल गुरु एच.एल. सैनी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। आज वाली क्लास में हम कुछ नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे। इस वाली क्लास में अपन वही चीज़ें पढ़ेंगे जो थोड़ी सी नई है। पिछली क्लास में अपन ने चालक की धारिता को जानने की कोशिश की थी और इस वाली क्लास में उस चालक को हम कैसे संधारित्र बनाते हैं उस संधारित्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। तो दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है वो है हमारा संधारित्र। संधारित्र को आप लोग अंग्रेजी की भाषा में क्या कहते हो? कैपेसिटर। क्या जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, क्या वो सभी दोस्तों को दिखाई दे रहा है? यदि आपको प्रॉपर और सही दिखाई दे रहा है तो आप एक बार कमेंट करके ओके कर दीजिए, ताकि मैं इसको देख लूँ कि हाँ ये जो लिख रहा हूँ वो ओके है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करो और जल्दी से अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है, सभी लोग लाइव हो जाइए। ठीक है दोस्तों, चलो। हाँ, तो देखो अपन ने देखा था मेरे प्यारे दोस्त चालक के बारे में। ये मेरा चालक है और ये चालक के कोई आवेश है। ये मेरे पास में कोई चालक है और इस चालक पर कोई आवेश है। दोस्त इस चालक के समीप में एक दूसरा चालक था लेकर, ये चालक है, इस चालक पर कुछ आवेश है, इस चालक के समीप कुछ दूसरा चालक तार लेके आता हूं, तो प्रेरण के कारण इस चालक तार में भी क्या पैदा होगा? आवेश उत्पन्न होगा। मैंने आवेश जो उत्पन्न करने की जो तरीके बताए थे, घर्षण बताया था, चालन बताया था और प्रेरण। तो प्रेरण के कारण यहाँ पर इसका विपरीत आवेश माइनस 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 माइनस, और इसी के समान यहाँ पे प्लस 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 और प्लस। देखो इस ऋणात्मक आवेश के कारण इसके जो विभव है उसमें क्या होगी? थोड़ी सी कमी होगी, और धनात्मक के कारण इसके विभव में क्या होगी? वृद्धि होगी। लेकिन आपको पता है कि जो ये माइनस आवेश है इस प्लस आवेश से ज्यादा समीप है, तो ज्यादा समीप होगा तो इसके कारण विभव में थोड़ी सी वृद्धि ज्यादा होगी, और इसके कारण विभव में कमी थोड़ी सी ज्यादा होगी, और ये दूर होने के कारण विभव में वृद्धि थोड़ी सी क्या होगी? कम होगी। तो देखो क्या फर्क पड़ेगा इससे कि अपन जानते हैं कि C बराबर होता है Q/V। तो यदि हमें धारिता को बढ़ाना है तो इसके विभव के मान में क्या करनी पड़ेगी? कमी। यदि विभव के मान में कमी होगी तो धारिता में क्या होगी? वृद्धि। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर यह है कि इनके मध्य में विभव को कम करना। जैसे ही कम विभव हो जाएगा तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो यदि अपन ऐसा कर दें कि इस चालक तार को क्या कर दें? भूसंपर्कित कर दें, तो क्या पूरा का पूरा धनावेश ग्राउंड में चले जाएगा कि नहीं चले जाएगा? तो अब जब कोई धनावेश ही नहीं बचेगा तो इस ऋणावेश के कारण विभव में क्या होगी? कमी। और जब विभव में कमी होगी तो क्या बन जाएगा? ये धारिता में वृद्धि। तो देख रहे हो, दो चालक प्लेट हो गई और बीच में कोई भी मीडियम हो गया। ये वायु भी हो सकता है या और कुछ भी हो सकता है। तो ये युक्ति क्या बन गई? हमारी संधारित्र। यही तो आप लोग पढ़ते हो कि यदि दो चालक प्लेट हो और उनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो इस प्रकार बनी युक्ति क्या कहलाती है? संधारित्र। अब कई बच्चों को तो ये समझ में नहीं आ रहा है सर ये परावैद्युत किस बीमारी का नाम है? तो दोस्तों परावैद्युत कुछ भी नहीं है कि वही कुचालक पदार्थ है जिसका उपयोग हम किसके लिए कर रहे हैं? आवेश या ऊर्जा को संचित करने के लिए कर रहे हैं। अरे तुमने नहीं देखा कि तुम होते हो तो तुमको तुम्हारे घर पे तुम्हारे पापा बोलेंगे चिंटू क्या कर रहा है, लेकिन जब जैसे ही तुम तुम्हारे बच्चे के पास में जाओगे तो बोलेंगे पापा क्या कर रहा है। आप आपकी वाइफ के पास में जाओगे तो हमारे पति देव क्या कर रहे हैं। कुछ ऐसी प्रतिक्रिया सुनने को मिलती है कि नहीं मिलती है? तो चिंटू एक ही है लेकिन काम उसके अलग अलग है। तो जब इस कुचालक का उपयोग आवेश संचित करने के लिए किया जाता है तो तब ये कुचालक पदार्थ क्या कहलाता है? परावैद्युत। क्या कहलाता है दोस्तों? परावैद्युतांक या परावैद्युत कहलाता है। अंग्रेजी की भाषा में इसे क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों?
डाई इलेक्ट्रिक। तो परावैद्युत के रूप में या तो हम कोई ऐसी ऑयल काम में ले सकते हैं जो कि कुचालक नेचर रखते हो, जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल जैसी कोई ऑयल, या फिर हम क्या काम में ले सकते हैं, वायु, या क्या काम में ले सकते हैं, पेपर, या काम में ले सकते हैं अभ्रक, या काम में ले सकते हैं कोई अन्य कुचालक मटेरियल, जिससे कि किसका निर्माण हो जाए, संधारित्र का। तो संधारित्र करता क्या है कि छोटे से एरिया में अधिक ऊर्जा को संचित करने का कार्य करता है। तो देखिए जरा एक बार इसको गौर से आप लोग कि इसमें हो क्या रहा है रियल में अपन कर क्या रहे हैं। तो देखिए मेरे पास में मान लीजिए कि एक चालक प्लेट ये है और एक चालक प्लेट ये है। यदि इन दोनों चालक प्लेटों के बीच में मैंने ये क्या रख दिया है, कुचालक। यदि इन दो चालक प्लेटों के बीच में मैंने क्या रख दिया, कोई कुचालक पदार्थ। ये दो चालक प्लेट है और ये क्या कोई कुचालक। तो दो चालक प्लेटों के बीच में यदि कोई कुचालक रख दिया जाए तो इस प्रकार बनी युक्ति क्या कहलाती है, संधारित्र। और दोस्तों इस संधारित्र के द्वारा संचित क्या किया जाता है, आवेश। तो संधारित्र के द्वारा संचित किया गया आवेश उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि समानुपाती की जगह स्थिरांक, तो Q बराबर C इंटू V और C बराबर Q अपॉन V। तो दोस्त ये चीज तो अपन पहले भी जान चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि जो ये संधारित्र हैं, ये संधारित्र इनकी बनावट, इनकी संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट या संरचना के आधार पर संधारित्र के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है मेरे प्यारे दोस्तों समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा वाला होता है दोस्तों बेलनाकार संधारित्र, और तीसरा वाला जो होता है मेरे प्यारे दोस्त वो होता है गोलीय संधारित्र। आदतन जो ITI वाले बच्चे जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। तो जो हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों वो चर्चा करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो करें समांतर प्लेट संधारित्र स्टार्ट। हाँ जी, तो दोस्तों आपने देखा अभी कि 2 प्लेट्स थी, 2 क्या रखी हुई थी, प्लेट। मान लो एक चालक प्लेट ये है और दूसरी चालक प्लेट ये है और बीच में एक है कुचालक। ठीक है, अब बात करते हैं इन प्लेटों के बीच की दूरी। तो प्लेटों के बीच की दूरी को क्या मान लेता हूं, d, और प्लेट के क्षेत्रफल को क्या मान लेता हूं मैं, a। तो बात करते हैं कि इस समांतर प्लेट संधारित्र की, इसमें जो 2 प्लेटें हैं वो क्या है, आपस में समांतर है। तो दोस्तों इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो प्लेट के क्षेत्रफल के क्या होती है, समानुपाती। इसको तुम चाहे कैपिटल A भी लिख सकते हो तो कैपिटल A लिख लो, कंफ्यूज होते हो तो। और दूसरा होता है प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता के मान में क्या होगी प्यारे दोस्तों, कमी होगी। इसके अलावा जो धारिता है वो इनके मध्य उपस्थित माध्यम पे भी निर्भर करता है। तो दोस्तों दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो C समानुपाती A बटा D। तो समानुपाती हटाएंगे तो इसकी जगह एक स्थिरांक आएगा और वो स्थिरांक आता है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता आएगी प्यारे दोस्तों वो आएगी A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू d। तो यदि वही पुरानी बात मैं वायु के लिए बात करूंगा तो एप्सिलॉन r का मान कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर मुझे किसी माध्यम में निकालना पड़ेगा तो वायु वाले को किससे गुणा करना पड़ेगा, एप्सिलॉन r से। क्या यही बात होगी कि नहीं होगी, या अपन ने गोलीय चालक में भी कुछ ऐसी बात की थी कि नहीं की थी, किसी माध्यम में जो धारिता आएगी वो वायु की तुलना में कितने गुना होकर के आएगी, एप्सिलॉन r गुना होकर के आएगी। क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या मेरे प्यारे दोस्त कि यहाँ पर कहीं प्लेट की मोटाई की बात की गई है क्या, तो जवाब आएगा सर कहीं पर भी मोटाई की बात नहीं की गई है। तो इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेट की मोटाई पर निर्भर कतई नहीं करती है भाई दोस्तों,
बिल्कुल भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेट की मोटाई पे निर्भर नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, तो अंततः अपन ने देखा कि दो प्लेटों के बीच में ये है, दो समांतर प्लेट ये है तो ये आ रहा है। यदि 3 होगा तो इसका 2 गुना, यदि 4 होगा तो 3 गुना, 5 होगा तो 4 गुना, और यदि प्लेटों की संख्या n हुई तो, अर्थात यदि मेरे पास में n प्लेट समांतर में है, यदि n प्लेट समांतर में है तो उसकी जो धारिता होगी वो होगी a एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू डी n-1। देखो दोस्तों, दो प्लेट होगी तो 2 माइनस 1 करूंगा तो यही मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 करूंगा तो 3 माइनस का 1 करूंगा तो 2। 4 रखूंगा n का मान तो 4 माइनस 1 करूंगा तो 3। 5 रखूंगा तो 5 माइनस 1 मतलब 4। तो ये n प्लेट, n समांतर प्लेटों के लिए फार्मूला है। किसका? समांतर प्लेट संधारित्र का। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है भाई, कोई ध्यान नहीं हो तो समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में पता लगा क्या होता है, a एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r बटे d इंटू n-n। n प्लेटों की संख्या है, a प्लेट का क्षेत्रफल है, d प्लेटों के बीच की दूरी है। नोट करो यहाँ तक की बातें और जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट से। हाँ जी, ठीक है, उतार लिया वो सभी लोगों ने। चलो आगे चलते हैं। तो दोस्तों, इस संधारित्र की धारिता का मतलब क्या हुआ कि संधारित्र के द्वारा आवेश संचित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं, जिसका मात्रक क्या निकल करके आया, फेराड, जो कि कूलम प्रति वोल्ट के समानार्थी है। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि चालक तार में भी क्या होता है, धारा का प्रवाह। अब मुझे बताओ, चालक तार में धारा का जो प्रवाह होता है उसमें जो समस्या पैदा होती है उसे क्या कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध। ऐसे ही क्या संधारित्र धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करेगा कि नहीं करेगा, तो दोस्तों जवाब आएगा कि हाँ सर करेगा। तो दोस्तों संधारित्र के द्वारा धारा के मार्ग में एक रुकावट पैदा की जाती है, उसे हम कहते हैं संधारित्रीय प्रतिघात बोल दो, या इसी की जगह एक शब्द और होता है जिसे हम बोलते हैं धारिता प्रतिघात, या इसी का दूसरा वर्ड होता है धारिता प्रतिकार्यता। इसे अंग्रेजी की भाषा में बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कैपेसिटिव रिएक्टेंस। प्रतिघात का मतलब होता है रिएक्टेंस और कैपेसिटर दे रहा है तो इसका मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो बात करते हैं कि धारिता प्रतिघात क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्त, संधारित्र के द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा या रुकावट को हम धारिता प्रतिघात, किसके द्वारा समस्या, संधारित्र के द्वारा समस्या। दोस्तों जो धारिता प्रतिघात होती है इसे हम XC से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, XC, और XC बराबर होता है दोस्तों 1/ओमेगा C। दोस्तों ये ओमेगा क्या होती है, तो ओमेगा होती है दोस्तों कोणीय आवर्ती। ओमेगा क्या है दोस्तों, कोणीय आवर्ती, और ओमेगा बराबर होता है 2πf। यहाँ f क्या है, सामान्य आवर्ती जिसका मात्रक हर्ट्ज होता है, ओमेगा है कोणीय आवर्ती जिसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। इसका मात्रक जो होगा दोस्तों क्या होगा, रेडियन प्रति सेकंड, और ये सामान्य आवर्ती इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। तो यदि इस मान को उठाकर इसमें रखूंगा तो XC बराबर क्या होगा, 2πfc होगा कि नहीं होगा दोस्तों। तो देख रहे हैं आप कि आवर्ती के मान में वृद्धि करते हैं तो धारिता प्रतिघात के मान में क्या होती है, कमी, और यदि आवर्ती के मान में कमी करेंगे तो धारिता प्रतिघात के मान में क्या होगी, वृद्धि। कहने का क्या मतलब हुआ कि जो XC है और जो आवर्ती है उनके बीच में रिश्ता सीधा की उल्टा, तो दोस्तों इनके बीच में रिश्ता उल्टा होता है। कहने का मतलब यदि आवर्ती कम हुई तो समस्या ज्यादा, और आवर्ती यदि ज्यादा हुई तो समस्या कम। तो दोस्त आपने देखा होगा
कि जो डीसी सप्लाई होती है उस डीसी के लिए आवर्ती क्या होती है, 0। क्या वो कोई चक्कर पूर्ण करती है क्या, नहीं, एक निश्चित मान एक दिशा में चलता है कि नहीं चलता है। तो यदि डीसी की देखो आवर्ती 0 है तो 1/0 का मान कितना आएगा, अनंत। अर्थात संधारित्र के द्वारा डीसी सप्लाई के लिए अनंत समस्या उत्पन्न की जाती है। तो क्या ये डीसी को अपने में से गुजरने देगा क्या संधारित्र, भाई संधारित्र डीसी को अनंत समस्या दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यदि वो अनंत समस्या दे रहा है तो क्या डीसी को पास होने देगा क्या, तो जवाब आएगा कि सर डीसी को पास होने नहीं देगा। तो पास नहीं होने देने का मतलब कोई धारा का प्रवाह तो किसकी भांति व्यवहार करेगा, ये ओपन सर्किट, हिंदी की भाषा में बोले तो खुला परिपथ। तो संधारित्र डीसी के लिए ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करता है, अर्थात ये डीसी को अपने में से गुजरने नहीं देता है। तो आपने देखा कि धारिता प्रतिघात क्या है, संधारित्र के द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट। तो चालक तार में धारा के मार्ग में जो रुकावट होती थी उसे हम कहते थे प्रतिरोध, और धारिता प्रतिघात है संधारित्र के द्वारा, तो है तो समस्या ही, तो इसका मात्रक भी क्या होगा दोस्तों, ओम होगा। तो देखिए प्रतिरोध का मात्रक भी ओम और धारिता प्रतिघात का मात्रक भी क्या होता है, ओम ही होता है। दोस्तों आप लोग इसे जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करो आप लोग, जब तक मैं देखता हूं आपके कमेंट। मुझे लग रहा है आप लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर ही नहीं किया आपके दोस्तों में। जल्दी से सभी लोगों को लाइव जोड़ने की कोशिश करो। मैं आपके लिए प्रीमियम लेकर आया हूँ, आप उसे आज लाइव के रूप में व्यवहार करो, थोड़ी सी मेहनत भी करो यार। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप देख रहे हो, देखो पसीने आ रहे हैं, खून पसीने आ रहे हैं, तब जाके मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आपका तो कोई ध्यान ही नहीं है। कोशिश करो, दोस्तों में शेयर करो, मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ। यदि आपको एक क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों को भी बोलो कि भाई देखो सर लाइव है अभी। हाँ जी, अब बात करते हैं संधारित्र के से प्रवाहित होने वाली धारा। किसके बारे में बात करेंगे, संधारित्र से प्रवाहित होने वाली धारा। संधारित्र से प्रवाहित होने वाली धारा। दोस्तों धारा को लिखते हैं आई से, और संधारित्र देगा तो आई सी। ये वो वाला आई सी नहीं है कि मैं तुझे देख लूंगा कोर्ट में, ये वो वाला आई सी नहीं है। सी मतलब कैपेसिटर और आई मतलब करंट, तो कैपेसिटर से प्रवाहित होने वाली धारा। हाँ जी, तो दोस्तों आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि Q समानुपाती क्या होता है, V, और Q बराबर क्या होता है, C इंटू V। क्या इस समीकरण को, जो आपके पास में समीकरण आया है, इस समीकरण को मैं क्या दोनों तरफ समान संख्या से गुणा कर सकता हूं क्या, भाई इस तरफ 2 से गुणा करो तो इस तरफ भी 2 से गुणा कर सकता हूं कि नहीं, इस तरफ x से गुणा करो तो यहाँ भी x से गुणा कर सकता हूं कि नहीं। तो दोस्तों मैं दोनों तरफ किससे गुणा कर रहा हूं, d बटे dt से। किससे गुणा कर रहा हूं, d बटे dt। हाँ जी दोस्तों याद करो, d बटे dt का क्या मतलब बताया था मैंने, तो d बटे dt शब्द का मतलब होता है परिवर्तन की दर। d बटे dt शब्द का मतलब क्या होता है, परिवर्तन की दर। हाँ जी, देखिए मुझे बताओ I क्या होता है, आवेश में परिवर्तन की दर। तो दोस्तों क्या dq बटे dt की जगह मैं I लिख सकता हूं क्या, हाँ जी, तो ये लिख दिया I, और ये I किससे जा रहा है, कैपेसिटर, तो इसमें मैंने क्या लिख दिया, IC। हाँ जी, देखो C क्या है, नियतांक है, तो C तो क्या आ जाएगा, बार, बचेगा क्या, dv बट्टे dt। हाँ जी, तो ये फॉर्मूले से भैया इसरो में न्यूमेरिकल आया हुआ है डायरेक्ट रूप से। दोस्तों जैसे ही अपनी थ्योरी कंप्लीट होगी, इनसे जुड़े हुए हम आपके लिए न्यूमेरिकल सीरीज भी साथ में लेकर के आएंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे चुटकियों में हल करना है। हर क्वेश्चन का आप 10 सेकंड में जवाब दे दोगे कि सर ये क्वेश्चन ये जवाब, ये क्वेश्चन ये जवाब। बस जो पढ़ा रहा हूं उसको देखते रहो, आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में जो पढ़ाए हुए नोट्स से बाहर चले जाए। हाँ जी, तो ये आया है IC बराबर C dV बटे dt। तो दोस्तों d बटे dt का मतलब होता है परिवर्तन की दर। Q लगा दूंगा तो आवेश में परिवर्तन की दर, I लगा दूंगा तो
धारा में परिवर्तन की दर, और v लगा दूंगा तो वोल्टेज में परिवर्तन की दर। तो dv/dt का क्या मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? वोल्टेज में परिवर्तन की दर। क्या हुआ? वोल्टेज में परिवर्तन की दर। किसी दोस्त को कोई डाउट या संदेह वाली स्थिति नहीं? तो आप लोग जल्दी से बताइए। ठीक है, चलो जल्दी से एक इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी साथ में ले लेते हैं, मजा आ जाएगा। आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा हूं और क्या नहीं कहना चाह रहा हूं। चलो ये छोटा सा क्वेश्चन, इसको क्या लगाऊंगा बोर्ड पे, मैं ही लिख देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है दोस्तों, चलो देखिए क्वेश्चन। एक 20 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र से 40 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो बताइए संधारित्र में वोल्टेज में परिवर्तन की दर क्या होगी। आज तो दोस्तों सही दिखाई दे रहा होगा, आज तो बहुत मोटा लिखा जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आज तो सही दिखाई दे रहा है ना, प्रॉपर है ना। कल की क्लास में बार बार कमेंट कर रहे थे सर छोटा दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है। आज तो सही है। चलो देखते हैं इसके क्वेश्चन में क्या बोला है कि 20 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र, मतलब संधारित्र की धारिता कितनी है? 20 माइक्रोफैरड। हाँ जी दोस्तों, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। जिन दोस्तों को पता नहीं है वो अपने नोट्सों में लिख भी लो कि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। तो 20 गुणा 10⁻⁶ फैरड। इससे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आईसी कितनी हो गई? 40 मिली। हाँ जी, 40 का मतलब 40, और मेरे प्यारे दोस्तों मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। मैंने याद करवाया था ना कि मिली सेंटी डेसीग्राम डेका एक्टा किलोग्राम। तो मिली तो कहाँ मिली? 10⁻⁻3 पे मिली। ये धारा के मिलने की बात कर रहा हूं, किसी और के मिलने जुलने की बात नहीं है। सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि ये धारिता है और इससे प्रवाहित होने वाली धारा। पूछना क्या चाह रहा है? वोल्टेज में परिवर्तन की दर। हाँ जी, वोल्टेज में परिवर्तन की दर क्या यही होती है कि नहीं होती है? dV/dt, वोल्टेज में परिवर्तन की दर। हाँ जी, तो देखो दोस्त कि IC बराबर क्या होता है? C dV/dt। देखो दोस्त IC का मान आपको दे रखा है, C का मान आपको दे रखा है। पूछना किस बीमारी का नाम चाह रहा है? dV/dt। हाँ जी दोस्तों, तो देखिए मुझे यदि dV/dt चाहिए तो IC में किसका भाग है? C का भाग। IC बट्टा में C हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ जी, तो देखो मैं क्या ऊपर से क्वेश्चन मिटा सकता हूँ क्या? हाँ जी, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन मिटा देता हूँ। ये क्वेश्चन मिटा दिया, ठीक है। देखो dV में dt, IC कितना दे रखा है? IC 40 गुणा 10⁻⁻3। C कितना दे रखा है? 20 गुणा 10⁻⁻6। 20 दूना 40। कितना बचा? 10⁻⁻3। मेरे प्यारे दोस्त नीचे वाली घात ऊपर जाती है तो उसका क्या बदलता है? केवल चिन्ह। तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6। देखो इसका आधार भी 10 है, इसका आधार भी 10 है, और संख्या गुणा के रूप में तो घात आपस में जुड़ जाएगी। -3 और +6, -3 +6, तो बचा कितना? +3। तो दोस्तों जो dV/dt है, जो dV/dt है
उसका मान कितना आएगा, 2 की जगह 2 और 10 की घात 3। दोस्तों 10 की घात 3 को क्या बोलते हैं, किलो। इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट, और समय का मात्रक सेकंड। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों इस रो में आया हुआ है। नीचे से सॉल्यूशन उतारना स्टार्ट करो और ऊपर तक लिखो, जल्दी कीजिए। ठीक है दोस्तों, उतार लिया, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो। चलो, तो आपने अभी तक क्या देखा, संधारित्र क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, और वो किस प्रकार से किन चीजों पर निर्भर करता है और किन पे उनका मान निर्भर नहीं करता है। फिर अपन ने देखा संधारित्र के द्वारा समस्या, जिसे कहते हैं संधारित्र का धारिता प्रतिघात। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए बनाया था, ये आप लोगों को शायद पसंद आ रहा होगा। यदि आप दोस्तों को भी पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहना। और दोस्तों जो अपने इस चैनल पे नए दोस्त हैं ना, वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि डेली शाम को 7 बजे ये वीडियो मैं आपके लिए डेली लेकर के आता रहूँगा। बस आप लोगों का मुझे प्यार इसी प्रकार से मिलता रहा तो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के लिए तो इतना ही। जय हिंद।